जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविल्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 20वां आसियान का समिट होने वाला है जकार्ता में और साथ ही 18वां ईस्ट एशिया समिट भी होने वाला है, इसीलिए आज के द हिंदू में हमें इससे रिलेटेड आर्टिकल दिखता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस तरह से हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर वो हाथ मिला रहे हैं हमारे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से, राइट। अब देखिए हमें किस तरह से ये समझना है पहले कि किस तरह से इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझने हैं, क्योंकि आईएएस या यूपीएससी का जो पेपर होता है सिविल सर्विसेज का वो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा होता है। और इस तरह की जो ये न्यूज़ होती हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित न्यूज़ होती हैं, उससे किस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो भी आपके समक्ष लाए जाएंगे। तो इसी को हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच से इसको पूरा करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। अब आप देखिए, पहले हम देखेंगे किस तरह से जो एक पीवी नरसिम्हा राव द्वारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी वो किस तरह से 2014 में अपग्रेड हुई और बनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो हम देखेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे बैकग्राउंड इसका समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि सीधे हम कह रहे हैं पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो नई वाली है, क्योंकि पुरानी है लुक ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो घोषणा होती है वो नवंबर 2014 को होती है और इसे हम कहते हैं ये अपग्रेड वर्जन है किसका, लुक ईस्ट पॉलिसी का। लुक ईस्ट पॉलिसी का ये अपग्रेड वर्जन है, राइट। और ये जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसी क्या है, ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। अब ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है, जैसे जो फ्रेशर्स हैं हमारे उनको मैं समझाना चाहता हूं। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव का मतलब होता है इसमें कोई भी आपका निजी स्वार्थ नहीं होगा। यहां पर जो भी स्वार्थ होगा वो राज्य का होगा, जो स्टेट होता है उसका स्वार्थ होगा, उसी को हम कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन। यहां पर स्टेट यानी कि आपका जो देश है उसके बारे में सोचा जाता है, ना कि निजी स्वार्थ होता है। और यहां पर क्या होगा, ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। इसमें जो हमारा आर्थिक है उसके लिए बातें की जाएंगी, जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक होता है, जैसे स्ट्रैटेजिक बेसिकली एक लोकेशंस होती हैं, व्यापार होता है जिसमें कहीं ना कहीं हमारा फायदा हो इस तरह का ध्यान दिया जाता है देशों द्वारा। और एक कल्चरल रिलेशन है। अब कल्चरल रिलेशन का यहाँ पर क्या मतलब होता है, देखिए ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि जब आपको ईस्ट की तरफ जाना है और खासकर ये जो साउथ ईस्ट वाले एरिया है, ये ज्यादातर जो इनका जो वर्चस्व है ये काफी सांस्कृतिक है। तो इसीलिए यहां पर हमने जो कल्चरल शेयरिंग को भी डाला है। जहां पर आपकी कल्चरल शेयरिंग होती है वहां पर व्यापार बढ़ता है, राइट। जैसे मैं इतिहास में जाऊं तो इतिहास में हमें क्या दिखता है, पहले वहां व्यापार होता था और व्यापार, क्योंकि उस समय एरोप्लेन तो चलते नहीं थे, तो आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता था। उदाहरण मैं कह रहा हूं कि यूरोप से कोई व्यक्ति भारत आया है व्यापार करने, तो काफी समय तक भारत में रहता था और वो भारत की संस्कृति में घुल जाता था, अपनी संस्कृति भारत को देता था और भारत की संस्कृति कहीं ना कहीं यूरोप पहुंचा देता था। तो कहीं ना कहीं पहले इतिहास को देखा जाए तो व्यापार के आधार पर संस्कृति का मिलन होता था और आजकल इसका जस्ट उल्टा है, क्योंकि तकनीक बहुत अच्छी है। तो पहले हम संस्कृति का मिलन करते हैं, फिर हम व्यापार की बातें या सुरक्षा की बातें सोचते हैं, राइट। तो ये इसमें ये सब सोच के ये जो नीतियां हैं इसमें ये चीजें डाली गई हैं, राइट। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्या है। इट इन्वॉल्व इंटेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो हमारी कंबोडिया है, मलेशिया है, म्यांमार है, ये जितने भी हमारे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के। और यहीं पर मैं बताना चाहता हूं, भारत क्या आपका साउथ ईस्ट एशिया में आता है? नहीं, भारत आपका साउथ एशिया में आता है, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो यहां पर क्या है, भारत का एक तत्परता रहेगी कि वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनसे मेल मिलाव बढ़ाकर रखेगा इन नीतियों के द्वारा। अब वो फील्ड है, वो पैरामीटर्स क्या क्या है, वो है आपके कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी आपकी रिवर की कनेक्टिविटी हो सकती है, एयर की कनेक्टिविटी हो सकती है, रोड की कनेक्टिविटी हो सकती है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो सकती है, राइट। आपका ट्रेड, व्यापार बढ़ाना है, कल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल्चर पे ध्यान देना है, डिफेंस का ध्यान देना है, राइट। जैसे कि हमें दिखता ही है कि अगर मैं एक साउथ चाइना सी की बात करूं तो वहां पर चाइना कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको टैकल करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए हमें आपस में मिलके ही काम करना पड़ेगा। मिलने से मेरा मतलब है, हमसे मेरा मतलब है कि भारत और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैं ये अगर मिलके काम करेंगे तो जो चीन करने की सोच रहा है वो नहीं कर पाएगा, राइट।
पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एट बायलेटरल, यानी कि कहीं ना कहीं जो द्विपक्षीय वार्तालाप किया जाएगा देशों के द्वारा, जिससे कि संबंधों में और मधुरता आ पाए और प्राइवेसी बनी रहे, राइट। रीजनल एंड मल्टीलेटरल लेवल्स, यानी कि रीजनल आधार पे, यानी कि क्षेत्र के आधार पे भी हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम मल्टी लेवल मतलब एक केंद्र स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपस में मिलके एक संगठन बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपस में जो भी समस्याएं हैं उनको हम सुलझा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे पिक्चर देख रहे होंगे, अब एम की बात हम करेंगे, उद्देश्य की बात करेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर उद्देश्य साफ जाहिर होता है कि हमारा उद्देश्य है कि हम क्या करेंगे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे एक दूसरे का, राइट। आगे हम देखेंगे कल्चरल टाइज होंगे, जो सांस्कृतिक संबंध होते हैं उनको बढ़ावा करेंगे उनका, जिससे कि मैंने आपको बताया था कि उससे क्या फायदा होता है, उससे कहीं ना कहीं व्यापार में भी फायदा होता है, और एक देश दूसरे देश से अगर सांस्कृतिक आधार पर जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उन देशों के मध्य काफी मजबूत रिश्ते बनते हैं, राइट। आगे देखेंगे स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप विद कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक रीजन। अब जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस का फायदा है, जैसे भारत का अपना एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्यों? क्योंकि अगर भारत के उत्तरी हिस्से की बात करें तो वो हिमालय से घिरा हुआ है, और अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो एक पेनिनसुलर इंडिया है, उसके पास सी का भी एक्सेस है, यानी कि इंडियन ओशन का भी एक्सेस है उसके पास। तो भारत के पास अपनी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वैसे ही जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके पास भी अपनी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और स्ट्रैटेजिक लोकेशन को आप ऐसे भी मान सकते हैं जहां पर हमें खनिज प्राप्त होता है, राइट। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन में आपका यूरेनियम प्राप्त हो जाता है, तो ये भी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो आपस में जब हमारा अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन जब हमें आपस में हम मिंगल कर देते हैं, मिला लेते हैं, तो एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं। तो यही बात यहाँ पर उठाई जा रही है, और इससे ये जितने भी आधार हैं, इससे क्या होगा, एक कहीं ना कहीं एक भारत क्या करेगा, एक अपने आप में मजबूत बन जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूं कि टारगेट अगर मैं चाइना को लेता हूं, जिस हिसाब से चाइना अपनी प्रक्रियाएं कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया में और इंडियन ओशन में, तो कहीं ना कहीं भारत चाइना को एक बैलेंस कर सकता है, उसको न्यूट्रल कर सकता है जो वो कर रहा है, राइट। और यहां पर एक बात का और ध्यान दिया जाएगा, जो हमारा खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन है, हमारा मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये वाला क्षेत्र में भारत काफी विकास करने का प्रयास कर रहा है इन योजनाओं के द्वारा, खासकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा, क्योंकि यही जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये गेटवे बनता है किसके लिए, भारत की कनेक्टिविटी करने के लिए, किससे, साउथ ईस्ट एशियन से, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में थोड़ा ऐतिहासिक पहलू देख लेते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 1992 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। अब ये लॉन्च करने के पीछे कारण क्या था, क्यों आप जानते ही हैं, जैसे कि यूएसएसआर का कहीं ना कहीं विघटन हो गया था, टूट गया था 1991 में यूएसएसआर, और तब भारत और यूएसएसआर के काफी अच्छे संबंध थे। तो इस वजह से क्या होता है, भारत को काफी नुकसान होता है यूएसएसआर के टूटने से। तो भारत कहीं ना कहीं अब यूएसए के जो सहयोगी देश हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया में हैं, उनसे सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है भारत। इसी वजह से भारत एक नीति लाता है, एक पॉलिसी लाता है, जिसे हम कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, और ये किसके द्वारा लाई जाती है, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। तो ये बात आपने एग्जाम वाइज याद रखनी है, वर्ष भी याद रखना है, 1992 पे। अब आगे देखते हैं क्या इसकी आगे की स्टोरी क्या है। अब हम पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं, क्या फर्क है लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, वो हम समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसमें क्या क्या पैमाने हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो एक अपग्रेड वर्जन है किसका, लुक ईस्ट पॉलिसी का। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम समझ रहे हैं, ये देखिए वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये लुक ईस्ट पॉलिसी है, अब ये अपग्रेड है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो ये बड़ा वाला डायग्राम क्या बन गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में लुक ईस्ट पॉलिसी की सारी विशेषताएं होंगी, परंतु लुक ईस्ट पॉलिसी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सारी विशेषताएं नहीं होंगी। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं पहले लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या था, कि यहां पर है कि फोकस किया जाएगा आसियान में। आसियान एक समूह है साउथ ईस्ट एशिया में, जो 10 देश हैं, उनका एक समूह है। उन समूह
के संगठन को, औपचारिक संगठन को कहा जाता है आसियान। आसियान, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो इनके साथ क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जाएगा, आर्थिक संगठन एकीकरण किया जाएगा। और कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जो भारत है, भारत कहीं ना कहीं एक डायलॉग पार्टनर बन गया था एशियन का कप 1996 में, और कहीं ना कहीं एक समिट में भी भारत ने भाग लिया था 2002 में। आसियान की एक समिट में भी भारत ने भाग लिया, 2002 की बात मैं कर रहा हूं। और 1996 में क्या बना, एक डायलॉग पार्टनर। अब देखिए डायलॉग पार्टनर क्या होता है, डायलॉग पार्टनर मतलब होता है ये एक अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेंबर होते हैं। ये अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु ये वोट नहीं कर सकते। कोई निर्णय आना है तो उसमें वोटिंग नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहां पर देखेंगे कि 2012 में जो रिलेशनशिप है भारत और आसियान की, वो कहीं ना कहीं उसका इंप्रूवमेंट होता है और भारत कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आ जाता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब कहीं ना कहीं भारत से वो लोग कुछ इस तरह का समझौता करने को तैयार हैं जिससे उनको भारत से फायदा है, और अगर भारत से उनको फायदा है, किसको, आसियान को, तो भारत को भी कहीं ना कहीं उससे फायदा होगा, राइट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, जो भी हमने अभी यहां पर देखा, यहां से हमें ये पता चल रहा है भारत धीरे धीरे जो आसियान देश है उनसे कहीं ना कहीं अपने संबंध मजबूत बना पा रहा है, राइट। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी का ही, जो हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे जब लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की गई थी 1992 में, तब हमारा जो व्यापार था ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, वो कितना था, वो था 2 बिलियन यूएस डॉलर का। कितना था, 2 बिलियन यूएस डॉलर का था। अब हमारा ये व्यापार कितना हो चुका है, जब हमने इसको लॉन्च किया था लुक ईस्ट पॉलिसी को, और अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आ गया है, तो 2017-18 का जो हमारा डेटा है वो है 72 बिलियन यूएस डॉलर। अब इमेजिन कर सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है, 2 बिलियन यूएस डॉलर से 72 बिलियन, 72 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है। इस नीति से ये फायदा हुआ। अब आप देखेंगे जो इंडिया है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है इन सेवरल रीजनल फोरम लाइक ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम, मतलब इसके अलावा भी, जैसे आसियान के अलावा आसियान समिट होती है, उसके अलावा भी जैसे ईस्ट एशिया समिट जो भी हो रही है आसियान के साथ ही हो रही है। आसियान का ये 20वां वर्जन है और ईस्ट एशिया समिट का ये 18वां वर्जन है, जो आज की तारीख में जकार्ता में होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से भारत जो रीजनल उनका संगठन है उसके साथ भी जुड़ के चल रहा है, राइट। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। देखिए ये पॉलिसी क्या है, इसमें आसियान के साथ मिलके चला जाएगा, ये तो लुक ईस्ट में भी है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये लुक ईस्ट में भी है, परंतु यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको नया दिखेगा, वो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन नया आपको दिखेगा, और ईस्ट एशियन कंट्रीज, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन, लुक ईस्ट में केवल क्या आता है, साउथ ईस्ट एशियन, यहां पर ईस्ट एशियन कंट्रीज पे भी ध्यान दिया जाएगा। ईस्ट एशियन कंट्रीज आपकी जापान, नॉर्थ कोरिया, इस तरह की, राइट। तो यहां पर इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, और खासकर एक जो दायरा है वो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन, यानी कि सुरक्षा के दायरे में ये सब मिलकर काम करेंगे। क्योंकि मैंने बताया कि वर्तमान में 2018-17 से हमें दिखता है कि चाइना जो है एक उत्तेजना जाहिर कर रहा है, खासकर ये साउथ ईस्ट, माफ कीजिएगा, साउथ चाइना सी पे और इंडियन ओशन पे। तो कहीं ना कहीं उस अपने अपने देश की ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इनको अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता बचानी है, तो इन्होंने मिलकर काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए हमें दिखता है लुक ईस्ट पॉलिसी में हमें सिक्योरिटी वाला जो पैरामीटर है वो नहीं दिखता है, परंतु एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमें सिक्योरिटी वाला पैरामीटर दिखता है। तो ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे मेंस राइटिंग में फर्क पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। अब यहीं पर आप देखेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें 4 C's डाले हैं। 4 C's, ये आप देख पा रहे होंगे। ये 4 C's क्या है, एक सी है आपका कल्चर, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है कनेक्टिविटी, तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये जो 4 C's हैं ये आपने याद रखने हैं, ये कौन कौन से हैं, और ये 4 C's किससे जोड़े गए हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, जो 2014 की है। और यहां पर आप देखेंगे सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि इसमें सबसे अभी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है सुरक्षा। क्यों, मैंने बता दिया आपको कि कहीं ना कहीं जो चाइना का जो उत्तेजित जो उनका
व्यवहार दिख रहा है उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर कहा जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में बढ़ती चीनी आक्रामकता, यानी कि जो असर्टिवनेस बढ़ाया जा रहा है चाइनीज द्वारा, उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए ये काम किया जा रहा है। खासकर किस पे ध्यान दिया जा रहा है? सुरक्षा पे। ये आप देख पा रहे होंगे, एक बार मैप नॉलेज देख लेते हैं। ये चाइना है, ये आपका ये जो सी है, यहाँ पर आप वियतनाम देख पा रहे होंगे, ये है आपकी साउथ चाइना सी। तो यहाँ पर चाइना इसको अपना क्लेम कर रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक अन्य देशों के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं, उनकी जो संप्रभुता है, उनकी जो सोवरेनिटी है, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठा सकता है उसकी सुरक्षा में, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए, जो हमने अभी बात करी, जिससे हमने अभी देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 4 C's डाले हैं, तो उसके लिए क्या सच में काम किया जा रहा है या ये सिर्फ एक किताबी बातें हैं या लिखा गया है सिर्फ? आइए देखते हैं, इसमें काम किया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे क्या क्या हमने इसमें पहल की है, इनिशिएटिव क्या क्या किया है। एक है अगरतला अखौरा रेल लिंक बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये अखौरा है, ये बांग्लादेश में है, और ये अगरतला आप अच्छी तरह जानते हैं, जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वहां से एक रेल लिंक बनाया जा रहा है, राइट। ये आपका कनेक्टिविटी में आ गया, तो ये बात आपने याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि अखौरा कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये बांग्लादेश में, राइट। आगे देखेंगे, एक इंटरमॉडल बनाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट का, लिंकेज का, इनलैंड वाटरवेज का थ्रू बांग्लादेश। यहाँ पर एक इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज, इनलैंड वाटर्स क्या होती है? ये जो अंदर से जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां जाती हैं, जो समुद्र को नहीं छूती है, वो जो नदियां होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें छोटे छोटे शिप चलाए जा सकते हैं, बहुत बड़े तो नहीं चलाए जा सकते हैं। जो भी आकार है उस नदी का, उस आधार पे उसको एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह इस्तेमाल करना, ठीक है। चाहे उसमें आप सामान ले जा सकते हैं, व्यापार के लिए वस्तुएं ले जा सकते हैं, या उसमें लोगों का एक आवन जावन करा सकते हैं, लोग अपना एक सफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीप माना जाता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे, कलाडन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, जो नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ेगा। तो इस तरह से आपने ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये एक बार अपने लेवल पर रिसर्च करके जरूर देखने, राइट। और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये हमारे खासकर जुड़े हुए हैं सारे के सारे। सबसे जो आधार होता है वो होता है कनेक्टिविटी, और जहां कनेक्टिविटी से जुड़ गया है तो अपने आप कल्चर भी जुड़ेगा, लोगों का आना जाना होगा, तो ऑब्वियसली कल्चरल का जो संस्कृति का आदान प्रदान होगा, और उसकी वजह से क्या होगा? संबंधों में मधुरता आएगी, राइट। तो इसीलिए आधार कहा जाता है कनेक्टिविटी। आगे देखते हैं, जो ईस्ट एशिया समिट है, EAS, ईस्ट एशिया समिट, यहां पर हम देखेंगे कि जो ईस्ट एशिया समिट है, जिसे EAS भी हम कहते हैं, ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हुई है 2005 में, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे 18 रीजनल लीडर्स, 18 रीजनल लीडर्स, और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, 18 रीजनल लीडर से बना हुआ है। और यहाँ पर डायलॉग्स किए जाते हैं, मतलब वार्तालाप किए जाते हैं, कोऑपरेशन की बात की जाती है। और यहाँ पर जो जो अहम मुद्दे होते हैं वो होता है पॉलिटिकल मुद्दा, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी चैलेंजेस हैं, जो आर्थिक जो चुनौतियां होती हैं, उस पर चर्चाएं की जाती हैं। और खासकर इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाती है, इंडो पैसिफिक, राइट। क्योंकि इंडो पैसिफिक की बात करना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो साउथ एशियन नेशंस हैं, ये खासकर इंडियन ओशन की तरफ भी हैं, और आप इनके अगर मैप को देखेंगे तो अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो पैसिफिक से भी ये जुड़ जाते हैं आगे, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए इंडो पैसिफिक की यहाँ बात की जाती है। इसीलिए हमें एक नए ग्रुप दिखते हैं, जैसे क्वाड जो है आप जानते ही हैं, इसमें भारत है, इसमें जापान है, इसमें USA है, और इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से जो क्वाड ग्रुप बनाए जा रहे हैं, ये इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, जिसमें चाइना का जो एग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, राइट। तो ये आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए, ये आज ही की जो न्यूज है उसकी कटिंग रखी गई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे, यानी कि कल, आज थर्सडे है, वेडनेसडे, ये गए हैं इंडोनेशिया के लिए। इंडोनेशिया की कैपिटल आप जानते हैं जकार्ता है, टू अटेंड 20th एशियन समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट। हम ईस्ट एशिया समिट की यहाँ बात कर रहे हैं। इसकी कौन सी श्रृंखला है? 18वीं। और आसियान की कौन सी है? 20वीं। ये आपके एग्जाम वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, आसियान का क्या भारत मेंबर है? आसियान का बिल्कुल भी नहीं। ईस्ट एशिया का है, ईस्ट एशिया समिट का? जी हाँ है, डोंट वरी, आगे आ रहा है। देखिए यहां पर आप देखेंगे, ये हम बात, ये देखिए इसमें बता रखा है कि ईस्ट एशिया समिट जो है उसमें किन किन मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो बहुत आसान होता है। आगे हम देखते हैं मेंबरशिप की बात।
अब आसियान की अगर मैं मेंबरशिप की बात करूं तो आसियान में 10 देश हैं। आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस में पूछे जा सकते हैं, वो कुछ देशों के नाम दे देंगे और कह देंगे क्या ये आसियान के सदस्य हैं या नहीं है, तो ये आपने आंसर देना होगा। तो इसको आपने याद कर लेना है, वो याद अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसमें 10 मेंबर्स हैं, ये ब्रूनी है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, म्यांमार है, वगैरह वगैरह, आप इसके 10 हैं। और प्लस इसमें आपको दिखेगा अलोंग विद दी 8 अदर कंट्रीज, कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, ये सब, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ईस्ट एशिया समिट की बात हो रही है, ठीक है, इसके मेंबरशिप की। ईस्ट एशिया समिट में आपके आसियान प्लस ईस्ट एशिया समिट में आसियान प्लस 8 अदर मेंबर्स, यानी कि इंडिया भी उनमें से एक आता है। तो यहां से हम क्या सीखे, अगर मैं यहां पर देखूं, ईस्ट एशिया समिट इक्वल्स टू आसियान प्लस 8 अदर्स मेंबर, और 8 अदर मेंबर्स में कौन कौन आ गए, इंडिया भी आ गया। ये बात आपने याद रखनी है। इसी आधार पे हम कह सकते हैं ईस्ट एशिया समिट में भारत भी एक सदस्य है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये हम पर देखिए, इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट, ये बात आपने याद रखनी है। ये एक फाउंडिंग मेंबर भी बना है ईस्ट एशिया समिट का। और ईस्ट एशिया समिट जो 2019 में बैंकॉक में हुआ था, इंडिया ने इसमें एक पहल करी थी। वो पहल थी कि इंडिया ने अनाउंस किया था इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, यानी कि इंडो पैसिफिक को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये पहल की थी किसने, भारत ने। 2019 का जो सम्मेलन हुआ था ईस्ट एशिया समिट का, वहां पर। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, यहां पर इस तरह के आपको मैं प्रश्न भी लाया हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि यूपीएससी क्या किस लेवल तक आपसे पूछता है, आपको पता होना चाहिए। तो 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछा जा रहा है कि इंडिया इनमें से किसका मेंबर है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन का मेंबर है, या ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। तो अभी मैंने बताया था ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। ये देखिए, इसका जो आंसर राइट है वो है ओनली 3। अब एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं, एक एक को समझ लेते हैं फटाफट। पहले हम बात करते हैं जो एपेक है आपका। एपेक पूछा गया है आपसे, आप देखिए यहां पर, एक सेकेंड, पहला वाला आप देख रहे होंगे, ये एपेक है आपका, ये एपेक है, ये आपका आसियान है। आसियान 10 जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनका संगठन है। और ये यहां पर आपका आसियान भी आता है, प्लस आपका 8 अदर नेशन, और 8 अदर नेशन में आपको पता है भारत भी आता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहां पर हम देख लेते हैं, अगर हम एपेक की बात करें तो देखिए ये कब बना है, 1989 में बना है। इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि आपका जो देश है उसकी बॉर्डर कहीं ना कहीं शेयर होना चाहिए पैसिफिक ओशन में। और भारत का तो जो भारत का बॉर्डर है, भारत की जो सीमा है, वो प्रशांत महासागर में तो नहीं छूती है, नहीं टच करती है, राइट। तो भारत इसी कारण इसका सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ठीक है। परंतु इंडिया को एक ऑब्जर्वर स्टेट बनाया जाता है, इसका एक ऑब्जर्वर मेंबर बनाया जाता है। ऑब्जर्वर मेंबर मतलब केवल ऑब्जर्व कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता, राइट। और अभी इसके जो वर्तमान में जितने सदस्य हैं वो हैं 21 सदस्य हैं इसके, ठीक है। तो भारत इसका सदस्य नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, हम दूसरा देखते हैं, ये है आपका आसियान। आसियान का मैंने बताया, सबसे पहले देखेंगे स्थापित कब हुआ है, 1961। क्योंकि आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे वो आपेक का नाम दे सकते हैं, आसियान का नाम दे सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं ये जब स्थापित हुए थे उस हायरार्की में से लगाइए। तो हायरार्की में लगाने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, आसियान पहले आया था और जो एपेक है वो बाद में आया था। इस तरह भी आपने प्रश्न बनाने, क्योंकि यूपीएससी एक हायरार्की बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, क्रोनोलॉजी जो होती है, राइट। तो आसियान में मैंने आपको बताया था इसमें 10 देश हैं, ठीक है। और जो भारत है वो इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये है, इसका फुल फॉर्म ही क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। साउथ ईस्ट नेशन, भारत क्या है, साउथ एशिया का भाग है, इसीलिए ये ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है बात। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था EAS के बारे में, ईस्ट एशिया समिट। यहां पर आप जानते हैं आसियान के साथ 8 अन्य देश भी आते हैं, जिसमें से भारत भी एक हिस्सा है। और हमने ये भी देखा कि भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है, किसका, ईस्ट एशिया समिट का। और वर्तमान में आज की तारीख में यहां पर 18वां सम्मेलन इसका होने जा रहा है 2023 में, कहां, जकार्ता में। ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए यहां पर हम देखेंगे, जो हम एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने,
ये देखिए, अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। एपेक का भारत भाग है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत की जो सीमा है वो प्रशांत महासागर को छूती ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आसियान का भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत जो है वो साउथ एशिया का सदस्य है, तो आसियान का कैसे होगा? तो ये भी नहीं हो सकता। ईस्ट एशिया समिट, इसका हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसका तो ये फाउंडिंग मेंबर है, कौन? भारत। तो दिस इज द राइट आंसर। तो यहां पर ये है इसका राइट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हमारी एक न्यूज से हमारे क्वेश्चन निकल आते हैं। यही तो यूपीएससी की खूबसूरती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है एनसीईआरटी की, एक एनसीईआरटी को बेस बनाकर आपको पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उसे देख सकते हैं, और हमारा जो पेड वर्जन है उसे आप अभी मात्र 2999 में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो जल्दी से करिए, देर ना करें। और जो ऐसा बालक बालिकाएं हैं जो बहुत ज्यादा कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं और घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उन तक भी ये सूचना जरूर दीजिए, राइट। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।